सभी का इस विस्तृत और गहन चर्चा में स्वागत है। मैं कहूँगी कि आज का हमारा ये विश्लेषण उन लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है जो वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को गहराई से समझना चाहते हैं। और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत के जरिए। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का केंद्र है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड यानी ABCL। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। 3 फरवरी 2026 को हुई उनकी Q3 FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, इस कॉल में कंपनी के शीर्ष नेतृत्व जैसे विशाखा मूल्य और उनके विभिन्न व्यापार प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, जो हमारा मिशन है आज का, वो ये डिकोड करना है कि कैसे एक विशाल वित्तीय संस्था वर्तमान मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में काम कर रही है और श्रोताओं के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, समझते हैं। क्योंकि इस तिमाही में 14,181 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ साथ एक बहुत बड़ी हाउसिंग फाइनेंस डील ने इस रिपोर्ट को बहुत खास बना दिया है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल के इन आंकड़ों को एक बड़े आर्थिक कैनवास पर रखकर समझना आवश्यक है। मतलब ट्रांसक्रिप्ट की शुरुआत में ही प्रबंधन ने जिन टेलविंड्स का जिक्र किया है वे बहुत स्पष्ट हैं। जैसे कि वो ग्रामीण खपत वाली बात। हाँ, एकदम सही। भारत की मजबूत ग्रामीण खपत और त्योहारी मांग ने एक रिकवरी दिखाई है। इसका बड़ा श्रेय अच्छे मानसून को जाता है। इसके समानांतर इलेक्ट्रॉनिक्स और MSME सेक्टर में सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर निवेश ने क्रेडिट के लिए एक बहुत ही अनुकूल माहौल तैयार किया है। और कोई भी बड़ी NBFC तो अर्थव्यवस्था की दिशा का ही एक प्रतिबिंब होती है ना? बिल्कुल। और ABCL का ये प्रदर्शन इसी व्यापक आर्थिक स्थिरता का ही परिणाम है। इसी आर्थिक स्थिरता का सीधा असर उनके मुनाफे में दिखाई देता है। ट्रांसक्रिप्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका PAT यानी मुनाफा साल दर साल 41% की वृद्धि के साथ 983 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। इतने बड़े बेस पे 41% की वृद्धि, ये एक बहुत मजबूत निष्पादन क्षमता को दर्शाती है। लेकिन अर्निंग्स कॉल के दौरान विश्लेषकों का सबसे ज्यादा ध्यान जिस एक घटना ने खींचा वो थी बहुत बड़ी खबर। एडवेंट इंटरनेशनल द्वारा आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में 2,750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि 2,750 करोड़ रुपए का ये निवेश हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मूल्यांकन 19,250 करोड़ रुपए पर करता है। वाओ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और इसके बाद एडवेंट को 14.3% हिस्सेदारी मिलेगी। इस तरह के सौदे बाजार को कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। पहला तो ये कि वैश्विक निवेशकों का भारतीय हाउसिंग सेक्टर पर कितना गहरा विश्वास है। और दूसरा ये कि ये पूंजी कंपनी को अगले 2 से 2.5 वर्षों के लिए विकास को गति देने का एक बहुत ही स्पष्ट रनवे प्रदान करती है। एडवेंट जैसी संस्थाएं केवल पैसा नहीं लाती, वे अपने साथ वैश्विक जोखिम प्रबंधन प्रथाएं भी लाती हैं। हाँ, जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इस संस्थागत समर्थन का प्रभाव उनके विकास में पहले से ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो की बात करें तो यह 58% की भारी वृद्धि के साथ 42,204 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इस स्तर की आक्रामक वृद्धि आमतौर पर उच्च जोखिम के साथ आती है। सही कहा। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वे इस वृद्धि को संभालने के लिए तकनीक का तड़का लगा रहे हैं। मैंने देखा कि उन्होंने AI एनेबल्ड को-पायलट्स को तैनात किया है और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का उपयोग 39% से बढ़कर 62% हो गया है। ये तकनीक केवल कोई फैंसी शब्द नहीं है। यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर को 62% तक ले जाना अंडरराइटिंग के नजरिए से एक गेम चेंजर है। वो कैसे? देखिए, जब आप ग्राहकों के वित्तीय डेटा को सीधे स्रोत से प्राप्त करते हैं तो धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम हो जाती है। AI को-पायलट्स ने उनके सेल्स मैनेजरों की उत्पादकता में 1.3 गुना सुधार किया है। मतलब वे बिना अपनी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाए अधिक वॉल्यूम संभाल रहे हैं। बिल्कुल। और फिनकलेक्ट जैसे डिजिटल कलेक्शन प्लेटफॉर्म का प्रभाव तो उनके एसेट क्वालिटी में साफ दिख रहा है। उनके खराब लोन यानी स्टेज 2 और 3 लोन
1.77% से गिरकर सीधे 0.95% पर आ गए हैं। जब कोई लेंडर अपनी लोन बुक को 58% से बढ़ा रहा हो और खराब लोन को 1% से नीचे ले आए तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक अत्यधिक कुशल संग्रह तंत्र का संकेत है। मैंने नोटिस किया कि Q&A सेशन के दौरान एक विश्लेषक ने इसी वृद्धि और जोखिम को लेकर सवाल उठाया था। हाँ, वो LTV वाला सवाल। बिल्कुल। प्रबंधन ने बताया कि उनके पोर्टफोलियो का औसत लोन टू वैल्यू यानी LTV 50% से 52% के दायरे में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। 50 से 52% का LTV किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एक बहुत सुरक्षित मार्जिन या मजबूत बफर का काम करता है। क्योंकि रियल एस्टेट बाजार तो चक्रीय होते हैं। सही कहा। यदि कल को संपत्ति के मूल्यांकन में 15 से 20% की गिरावट भी आती है तो 50% LTV यह सुनिश्चित करता है कि लेंडर की पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये विकास को प्राथमिकता देने के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब हाउसिंग फाइनेंस से आगे बढ़कर उनके MSME और लेंडिंग व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उनका NBFC पोर्टफोलियो। जी, उनकी कुल NBFC बुक 1.48 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई है और इसमें 56% हिस्सा MSME को दिए गए बिजनेस लोन का है। अक्सर लोग अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन सुनकर डर जाते हैं। डरना स्वाभाविक है, लेकिन आदित्य बिड़ला कैपिटल की रणनीति यहाँ बहुत ही सोची समझी है। उनकी MSME बुक का 82% हिस्सा सुरक्षित है, यानी कोलैटरल द्वारा समर्थित है। और जो अनसिक्योर्ड हिस्सा है, उसमें से भी 40% एक्सपोजर सरकार की गारंटी योजनाओं द्वारा कवर किया गया है, जैसे कि उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया। इसके माध्यम से MSME के बिलों की फाइनेंसिंग करना क्रेडिट जोखिम को काफी कम कर देता है। इसी जोखिम प्रबंधन पर Q&A सत्र का एक और हिस्सा मुझे बहुत रोचक लगा। एक विश्लेषक ने अतिरिक्त प्रोविजन यानी ECL रीसेट के बारे में पूछा था। हाँ, और प्रबंधन ने अतिरिक्त प्रोविजन की जरूरत को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। उनके ग्रॉस स्टेज 2 और स्टेज 3 लोन का आंकड़ा 2.8% पर स्थिर है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 1.23% पर बनी हुई है। यह ज्ञान उन श्रोताओं के लिए बहुत काम का है जो यह समझना चाहते हैं कि बड़े बैंक और NBFC जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं। बिल्कुल, वे पूरी तरह से रिस्क से बचने के बजाय रिस्क को बहुत ही बारीकी से कैलिब्रेट करते हैं। AMC एसेट मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। कुल AUM 4.81 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन सबसे खास बात जो मैंने देखी, 40 लाख खातों से हर महीने 1080 करोड़ रुपए का SIP आ रहा है। ये SIP की असली ताकत है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे खुदरा निवेशक अब बाजार की रीढ़ बन गए हैं। 1080 करोड़ रुपए का मासिक प्रवाह ये दर्शाता है कि बाजार में तरलता अब घरेलू निवेशकों के हाथ में है, जो बाजार को विदेशी संस्थागत निवेशकों की अस्थिरता से बचाता है। बिल्कुल। और ट्रांसक्रिप्ट में एक और बिंदु था, पैसिव फंड्स में 28% की वृद्धि। ये दिखाता है कि लोग अब कम लागत वाले विकल्पों की ओर भी जा रहे हैं। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में उनकी नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का बनना भी तो है। हाँ, गिफ्ट सिटी का IFSC ढांचा उन्हें विदेशी निवेशकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। ये दिखाता है कि कंपनी वैश्विक स्तर पर भी विस्तार कर रही है। चलिए अब चर्चा के अंतिम लेकिन शायद सबसे नवोन्मेषी खंड की ओर बढ़ते हैं, जीवन और स्वास्थ्य बीमा। लाइफ इंश्योरेंस शाखा के फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 19% की वृद्धि हुई है और उनका VNB मार्जिन 14.2% हो गया है। हाँ, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में जो 39% की वृद्धि हुई है वो और भी दिलचस्प है। उन्होंने हेल्थ फर्स्ट मॉडल पर बहुत जोर दिया है। ये मॉडल सच में व्यवहार अर्थशास्त्री यानी बिहेवियरल साइंस का एक असली उदाहरण है। मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। जी बताइए। कंपनी उन ग्राहकों को हेल्थ रिटर्न्स या इंसेंटिव देती हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की आदतें अपनाते हैं। डेटा बताता है कि 9.9% ग्राहकों ने ये इंसेंटिव कमाया। और इसका वित्तीय फायदा क्या हुआ? सबसे खास बात यही है, इन स्वास्थ्य जागरूक ग्राहकों का लॉस रेशियो 8% कम रहा और उनकी पॉलिसी को जारी रखने की दर 11% बेहतर रही। यह सिर्फ बीमा नहीं है, यह मानव व्यवहार को वित्तीय लाभ के साथ जोड़ने का एक शानदार तरीका है। और दावों के इस प्रबंधन को और कुशल बनाने के लिए उन्होंने AI संचालित ऑटो एडजुडिकेशन का भी जिक्र किया। हाँ, मतलब क्लेम के निपटान में लगने वाला समय अब बिना मानव हस्तक्षेप के एल्गोरिदम से कम हो रहा है।
इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं कहूंगी कि आदित्य बिरला कैपिटल की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है। यह तकनीक, सही साझेदारियों और मानव व्यवहार के बेहतरीन तालमेल की कहानी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रबंधन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में अपनी NBFC लोन बुक को 2 गुना करना है। ये विकास की एक बेहद आक्रामक और स्पष्ट रूपरेखा है। बिल्कुल। अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे AI लोन की मंजूरी दे रहा है और हेल्थ ऐप के डेटा से बीमा के क्लेम कम हो रहे हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। हाँ, इस पर विचार करें। जैसे जैसे ये वित्तीय संस्थाएं हमारे स्वास्थ्य, हमारे खर्च करने के तरीकों और हमारी आदतों का इतना गहरा डेटा इकट्ठा कर रही हैं, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमारा बैंक या बीमा कंपनी हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा जानती हो? ये एक बहुत ही वैध प्रश्न है। और क्या ये हाइपर पर्सनलाइजेशन हमारे लिए एक वरदान है, या हम जानकारी के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारी आदतें ही हमारी वित्तीय हैसियत तय करेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये जोखिम और डेटा का अगला चरण है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। वित्तीय बाजारों के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। हम अगली बार फिर से एक नए और दिलचस्प स्रोत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।